हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और वो हम कंटिन्यू भी करेंगे आगे आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी को हमने बॉर्न हेबर साइकिल से कैसे कैलकुलेट करना है। लैटिस एंथैल्पी हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लैटिस एंथैल्पी जो है आयनिक कंपाउंड को जब आप डिसोशिएट करते हो उसके गैशियस आयन में या गैशियस आयन आपस में ज्वाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड का बना देते हैं, तो जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। जैसे ये गैशियस आयंस हैं, गैशियस आयंस कंबाइन करके गैशियस कटायन और गैशियस एनायन कंबाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड का दे रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे यू से लिखा है, इट्स अ लैटिस एनर्जी। और सोडियम क्लोराइड के केस में जो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 788 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। लैटिस एनर्जी की एक ये डेफिनेशन है। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि आपके पास एक मोल आयनिक सॉलिड है, तो उसको आप बाहर से कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो कि वो गैशियस कटायन और अनायन में डिसोशिएट कर जाए, तो जो एनर्जी सप्लाई करते हो NaCl सॉलिड को कटायन एनायन में डिसोशिएट करने के लिए, उस एनर्जी को भी लैटिस एनर्जी कहा जाता है। मतलब लैटिस एनर्जी दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर ये गैशियस आयन ऑपोजिटली चार्ज कंबाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड बना दें तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एक मोल आयनिक सॉलिड को गैशियस आयन में ब्रेक कर दें तो उस केस में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ये भी लैटिस एनर्जी होती है। तो ये लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आपको दोबारा से क्लियर होगी। ये हमने डेफिनेटली पढ़ा था किसमें, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। बॉर्न हेबर साइकिल जो था हेस लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड था। हेस लॉ हमने अभी आगे चल के पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया था कि एक होता है डायरेक्ट रिएक्शन, कि जैसे ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में क्लोरीन गैस फॉर्म में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड दे रहा है, तो इसकी जो एनर्जी चेंजेस हैं वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और दूसरा ये मेथड है, एक ये डायरेक्ट मेथड है NaCl को बनाने का। दूसरा ये एक साइकिल है जिससे आप NaCl बना रहे हैं। तो हेस लॉ ने कहा था कि जो डायरेक्ट मेथड से एनर्जी रिलीज होती है कंपाउंड को बनाने के लिए, वो अगर आप साइक्लिक मेथड से उसी कंपाउंड पे पहुंचते हैं तब भी उतनी ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। तो मैं इसको अब थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताता हूँ। हमने NaCl की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एक हम डायरेक्ट रिएक्शन ले लेते हैं। इसमें सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैस कंबाइन करके एक मोल आयनिक सॉलिड बना रहे हैं, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड इसकी रिलीज हो रही है। तो फॉर्मेशन वर्ड इसलिए लिखा है कि आप सोडियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मेथड है कि सोडियम सॉलिड को सब्लिमेट करो। सब्लिमेशन एनर्जी जो होती है वो सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देती है, गैस में। तो सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब्लिमेशन एनर्जी है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि S स्टैंड फॉर सब्लिमेशन एनर्जी। फिर अब आपने इसको सोडियम को कटॉइन में कन्वर्ट करना है। फिर आपने सोडियम को कटॉइन में कन्वर्ट करना है। सोडियम गैस को कटॉइन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम गैस आपका कटॉइन की फॉर्म में आ गया, तो हमने सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कंबाइन कर दिया। अब क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस है, लेकिन हमें हाफ मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमें क्लोरीन गैस का एक एटम चाहिए।
तो हम इसको डिसोसिएशन एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो डिसोशिएट हो जाए और क्लोरीन जो है वो एक एटम गैशियस फॉर्म में आ जाए। अब गैशियस फॉर्म में जब आ गया तो इसको एनॉयन बनाना है, तो एनॉयन बनाने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फिनोमेना यूज़ किया जाता है। आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में, जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में या किसी भी गैशियस एटम में ऐड करते हो और वो एनॉयन बन जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीज़ होती है, कभी कभी एब्जॉर्ब भी होती है, वो हमने पीरियोडिक टेबल में काफ़ी डिटेल में, खूब डिटेल में पढ़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्लोरीन गैस को हमने क्लोराइड एनॉयन में कन्वर्ट कर दिया। और केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज गैशियस आयन कंबाइन करते हैं, एक मोल आयनिक सॉलिड का मिल जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोसेस ये है, सोडियम हाफ क्लोरीन गैस एंड यू गेट सोडियम क्लोराइड सॉलिड, सो इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमने इक्वेशन में लिख दिया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। This will be equal to, because this is a direct process and this is indirect process, तो ये सारी एनर्जीज के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? सब्लिमेशन एनर्जी, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दो बार लिख दी है। यहाँ से हटा लेते हैं, एक हटा देते हैं ना, जोन सा मर्जी। ओके, आई रिपीट इट। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। ये सारी एनर्जीज हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन, लैटिस। ये पांचों की पांचों स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होंगी। तो वैसे तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जेई मेंस में कभी इस तरह की न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी अराइज होती है, तो आपको वो सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यूज़ देंगे और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू डायरेक्टली ना देंगे तो इनडायरेक्टली दे देंगे, न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करेंगे, वो न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 6 6 टाइप ऑफ एनर्जी हैं, तो 6 में से 5 की वैल्यू मिल जाती है, तो लैटिस एनर्जी डेल्टा यू तो नहीं, यू लैटिस एनर्जी जो है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी को यू के साथ लिखा हुआ है। पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे सारे हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि अगर एनर्जी नेगेटिव में आनी होगी तो डेफिनेटली ये सारी वैल्यूज़ जब इधर जाएंगी तो डेल्टा यू का आंसर अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा अगर एनर्जी रिलीज़ होती है। और सोडियम क्लोराइड में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है 788 किलो जूल पर मोल हो रही है। आई एम श्योर कि आपको बॉर्न-हेबर साइकिल का ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इज दिस क्लियर टू यू बच्चा? सो ये बॉर्न-हेबर साइकिल था। इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ भी हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे। हेस लॉ में यही कहा गया था कि अगर कोई रिएक्शन आप डायरेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट करने में जो एनर्जीज रिलीज या अब्जॉर्ब होती हैं वो इक्वल होती हैं जब रिएक्शन को कैसे किया जाता है? डायरेक्ट किया जाता है। तो ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है और ये सारा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। पर दोनों प्रोसेसेस में जो रिजल्ट है वो तो एक ही है, दैट इज़ व्हाट? सोडियम क्लोराइड सॉलिड। आपको प्रोडक्ट तो एक ही मिल रहा ना, तो डेफिनेटली हमें कहना है कि इनडायरेक्ट प्रोसेसेस में जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जीज हैं दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी दैट हैज़ टू बी इक्वेटेड,
उसको इक्वल करना है एनर्जी जो यूज़ हुई है या एब्ज़ॉर्ब हुई है या रिलीज़ हुई है किसमें? डायरेक्ट प्रोसेस में। ये हेस लॉ भी है। हेस लॉ हमने आगे चल के पढ़ना भी है। आई एम श्योर आपको बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे हमने एंथैल्पीज़ अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने जो कल का वीडियो पढ़ा था उसमें हमने जो लास्ट एंथैल्पी पढ़ी थी वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी थी नंबर 4 पे। फिर बाद में बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ लिया। अब एंथैल्पी नंबर 5 पे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम से इंडिकेट होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में किसी भी मॉलिक्यूल को आप उसके गैशियस एटम में और मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल को आप उसके गैशियस एटम में डिसोशिएट कर देते हो तो जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब ही होगी क्योंकि आपने इसको ब्रेक करना है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, चारों के चारों बॉन्ड जो हैं तोड़ने हैं, तो 4 हाइड्रोजन गैशियस एटम और 1 कार्बन गैशियस एटम मिलेगा तो एनर्जी डेफिनेटली अब्जॉर्ब ही होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसे कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मीथेन गैस के लिए 1665 किलो जूल पर मोल है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज बट यू हैव टू नो कि द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉमन सेंस से द वैल्यू हैज़ टू बी वॉट, वैल्यू हैज़ टू बी वॉट, वैल्यू हैज़ टू बी पॉजिटिव। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे हाइड्रोजन की भी एग्जांपल दी हुई है। हाइड्रोजन गैस जो है 2 हाइड्रोजन गैशियस एटम में ब्रेक कर रहा है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज 435 किलो जूल पर मोल। This was your fifth enthalpy that we have to talk about. Sixth is enthalpy of hydration. हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो enthalpy of hydration में आपने बताना है कि जब आप किसी एनहाइड्रस सॉल्ट को जो कि वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब करके सॉलिड स्टेट में ही रहता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो ये डिज़ायर्ड नंबर ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इनफैक्ट कॉपर सल्फेट की वाटर के साथ 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक एनीवेज ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिटेल में बताएंगे। कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हाइड्रेट हो जाता है। ये इसका मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है सॉलिड फॉर्म में एनहाइड्रस है, यानी इसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन जब जो CuSO4 5 वाटर होता है, इस तरह के सॉल्ट को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉल्ट कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यानी जो एनर्जी रिलीज़ हुई है क्योंकि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड हो गया 78.2 किलो जूल पर मोल है। ये आप याद कर लेना। वैसे तो नहीं ज़रूरत पड़ती, वो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में देते ही हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट एक बहुत ही कॉमन हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर आप इसकी जिसकी मैं कहता हूँ अगर वो आप याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा। Seventh enthalpy that we have to talk about is enthalpy of hydrogenation. तो हमने enthalpy of hydrogenation के बारे में बात करनी है। तो enthalpy of hydrogenation में कहा गया कि आपने जब एक ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इसको कम्प्लीटली हाइड्रोजनेट कर देते हैं, इसके 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप पूरी तरह से हाइड्रोजनेट कर देते हैं और जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
Now, since you don't have to remember all the values, so I have simply written enthalpy of hydration. तो ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाता है, एक इधर आ जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसमें चार हाइड्रोजन ऐड होने थे, दो इस तरफ, दो इस तरफ। डबल बॉन्ड में दो एटम ऐड होते हैं, एक एटम इस तरफ ऐड हो गया, एक इस तरफ हो गया। तो ये जो एनर्जी में चेंज आएगा, जो रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। गॉट इट बच्चा? ओके। आगे मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बताना है कि ये 8th टाइप है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बताना है कि जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म सब्सटेंस की दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है उसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे आपको पता है कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म बहुत फेमस हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। तो ग्रेफाइट को जब आप डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। It may be positive or it may be negative depending upon what type of allotropic form is being converted from one form to another form। जैसे ये कार्बन है, ऐसे सल्फर की भी होती है। सल्फर की होती है, जैसे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। ऐसे फास्फोरस की भी होती हैं, रेड फास्फोरस होती है, एक येलो फास्फोरस होती है। पर आपने जो कि कार्बन के बारे में पढ़ा हुआ, तो मैंने कार्बन यहाँ पे लिखा है। तो क्या इसका मतलब हम आपको बाकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में कभी नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। लाइक फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन फैमिली में है। सल्फ़र जो है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑक्सीजन फैमिली में है। ठीक है, तो नाम बताने थे अभी, तो मैंने बता दिए। बाकी न्यूमेरिकल्स में भी ये सारा आएगा। सल्फ़र के एलोट्रॉपिक फॉर्म का न्यूमेरिकल आएगा, फास्फोरस का भी शायद आ सकता है न्यूमेरिकल। 9th type of enthalpy that we have to know is enthalpy of fusion। ऑफ कोर्स enthalpy of fusion जो है, अगर आप सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में उसके मेल्टिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कहाँ पे, कौन से टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे तो डेफिनेटली एब्जॉर्ब ही होगी क्योंकि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उसे कहा जाता है। तो जब सॉलिड को यानी आइस को वाटर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज 6 किलो जूल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी होती है, यानी ये रिएक्शन उलट हो जाए। तो लिक्विड को अगर आप आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपने लिक्विड को सॉलिड कर दिया, तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगी और ये -6 किलो जूल है। देखिए जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ये मैंने जब कन्वेंशंस करवाए थे, कन्वेंशंस याद है ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कन्वेंशन, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड वहीं रहता है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो 6 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन यही लिक्विड अब रिएक्टेंट बन गया और सॉलिड जो है प्रोडक्ट बन गया, यानी रिएक्शन रिवर्स हो गया, तो एंथैल्पी चेंज जो है +6 से क्या हो जाएगी, -6। साइन चेंज हो गया लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको
ये वाली इंथैल्पी के बारे में पता चल गया होगा। गॉट इट बच्चा? क्लियर है? ओके। 11th इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाम से पता चलता है आपने लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वाटर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो +40.76 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर के केस में +40.7 है। लेकिन अगर उलट कर देते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉन्डेंसेशन हो जाएगी। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बजाय यहाँ पे कॉन्डेंसेशन लिख देंगे, प्लस साइन की बजाय नेगेटिव साइन लिख देंगे, जैसे कि मैंने आगे दिखाया हुआ है। तो आगे हमारे पास जो है 12th एंथैल्पी ऑफ कॉन्डेंसेशन है। इसमें वाटर गैस को वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ कॉन्डेंसेशन है पीछे मैं बता चुका हूँ। चूँकि वेपराइजेशन में +40.7 था, उलट रिएक्शन हो गया, रिवर्स हो गया, तो कॉन्डेंसेशन में ये -40.7 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। सब्लिमेशन क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है कि जब सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हमें पढ़ना है कि जब 1 मोल सॉलिड का डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेफिनेटली एनर्जी एब्जॉर्ब ही होती है, क्योंकि आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्टली। तो जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी ना। सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर गैस में, पर यहाँ पे सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आयोडीन में जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इस तरह की 1 मोल लेना ऑफ कोर्स, तो इस तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब होने को हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। आप ये एक नोट ज़रूर आपकी नॉलेज के लिए यूज़फुल होगा। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि सब्सटेंस पहले लिक्विड फॉर्म में जाएगा तभी वो वेपर फॉर्म में जाएगा। ठीक है। 14th काइंड ऑफ इंथैल्पी इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयन। जब आप आयनिक सॉलिड को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो तो ये ऑयंस को प्रोड्यूस करता है। तो चेंज इन इंथैल्पी जो है उसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयंस कहते हैं। 15th इज इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को अगर आप सॉल्वेंट में डालते हो, यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं, एक्वस लिखा हुआ है, तो ये उसके कटायन और अनाइन में एक्वस फॉर्म में डिसोशिएट कर जाता है। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। हमने बहुत सारी इंथैल्पीज़ जो हैं वो पढ़ी हैं। 15 काइंड ऑफ इंथैल्पीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले ये सारी इंथैल्पीज़ और बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए। तो कल के वीडियो में मैं आपके पास आऊँगा न्यूमेरिकल्स और हेस लॉ के साथ। ठीक है? सो वी कॉल इट अ डे। आप ये सारी इंथैल्पीज़ को अच्छी तरह से याद कीजिए और अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। तो कल से हमारे न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाने हैं, फिर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स काफ़ी कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। सी यू टुमारो। ग्रेट डे।